हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर द कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर देखना कि हम ऐसे यौगिकों का नामकरण करने जा रहे हैं जिनमें क्रियात्मक समूह होता है। जैसे भी हमने पढ़ा है कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। इसके अलावा जो है SO3H सल्फोनिक समूह है। इसके अलावा जो है साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। इसके अदर देन एल्कोहलिक ग्रुप है। इसके अलावा CO एनहाइड्राइड ग्रुप है। इसके अलावा COOR एस्टर समूह है। इसके अलावा हम बात करें CONH2 एमाइड समूह है। SH थायो एल्कोहल समूह है। इसके अलावा NH2 एमिनो समूह है। तो ऐसे हमारे पास कई सारे यौगिक हैं जिनमें ये समूह उपस्थित होते हैं, और जब किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसे समूह की उपस्थिति हो तो कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। और जब भी हम ऐसे यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो हमें यहाँ पर वही पहले की तरह कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। इनमें देखो, नियम सभी पहले जैसे ही हैं, जो हमने बताया कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, फिर श्रृंखला का नामांकन करें। श्रृंखला का नामांकन करने के बाद प्रतिस्थापी का नाम लिखें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद अनुलग्न लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार के यौगिकों में जब हम अनुलग्न का उपयोग करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के अनुलग्न हो जाते हैं। उन दो प्रकार के अनुलग्नों में एक तो होता है जो कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि अनुलग्न एन, इन या आइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है तो हमें इन एन, इन, आइन, ये जो एन है, इन है, आइन है, इनके जस्ट बाद हमें क्रियात्मक समूह का अनुलग्न भी लगाना पड़ता है, क्रियात्मक समूह का सफिक्स भी लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न है, सफिक्स है, वो द्वितीयक अनुलग्न कहलाता है। और जो कार्बन श्रृंखला में बंधों की संख्या के आधार पर हम लगाते हैं एन, इन और आइन, तो ये होता है प्राथमिक अनुलग्न। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार के यौगिकों में दो अनुलग्नों का उपयोग करते हैं, जिसमें प्राथमिक अनुलग्न जो एन, इन या आइन होता है, और द्वितीयक अनुलग्न जो है वो क्रियात्मक समूह से लिया जाता है। कि जो भी क्रियात्मक समूह है तो हर एक क्रियात्मक समूह का एक कोई ना कोई अनुलग्न होता है। उन अनुलग्नों के आधार पर जो है हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। जब भी हम यहाँ पर इनका नामकरण करते हैं तो यहाँ पर देखना कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अब इसमें देखना, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। कि जैसे देखना कि हमारे पास ये एक कार्बनिक यौगिक है, ये एक कार्बनिक यौगिक है। अब देखो ध्यान से कि इसमें हमारे पास जो समूह है वो ये वाला समूह है। इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। इसे कौन सा समूह कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक समूह। और कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बन है,
अब एक बात का ध्यान रखना कि एक तो हमारे पास ये यौगिक की एक श्रृंखला हमने ये ली है और एक श्रृंखला हम ये ले लें CH3 CH2 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 और ये SO3H। अब एक बात ध्यान रखना कि ये वाला क्रियात्मक समूह है हमारा सल्फोनिक अम्ल समूह और ये वाला हमारे पास क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो जब भी हम श्रृंखला का चयन करते हैं तो आपको ये देखना है कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन है उसके कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। और अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो श्रृंखला में वो वैसे भी शामिल नहीं होगा। अब बात आती है कि श्रृंखला का चयन करना है। अब जैसे हमारे पास साइनाइड समूह है, एस्टर समूह है, इसके अलावा एमाइड समूह है। तो ये जो समूह आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं जिनमें सब में कार्बन है, तो जब भी हम इन समूहों वाले किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि उस कार्बनिक यौगिक में जो क्रियात्मक समूह है उस क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। दूसरी बात आती है इसमें श्रृंखला का नामांकन। नामांकन अब कैसे करेंगे कि इसका नामांकन बहुत ही सीधा है। अगर क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद क्रियात्मक समूह के कार्बन को पहली वरीयता देकर श्रृंखला का नामांकन कर दो। जैसे ये पहली वरीयता इसको है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब एक बात ध्यान रखना कि इसमें द्विबंध, त्रिबंध या किसी प्रतिस्थापी का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ उनका महत्व इतना सा रह जाता है कि द्विबंध और त्रिबंध जो क्रियात्मक समूह है ये क्या है कि इन क्रियात्मक समूहों से कम वरीय होते हैं, इसलिए मुख्य अनुलग्न या मुख्य क्रियात्मक समूह जो है क्रियात्मक समूह का माना जाता है। तो श्रृंखला का चयन कर लेंगे। अब फिर इसके बाद देखो ये हमारे पास दूसरा यौगिक है, इसमें देखो कहीं पर भी जो है क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर हमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4 कार्बन। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। अब बात आती है नामांकन की। तो आपको ये देखना है कि क्रियात्मक समूह जिस सिरे पर होता है या जिस सिरे से नजदीक हो या जिस कार्बन के नजदीक हो, नामांकन हम सदैव उस सिरे से करते हैं। अब इसमें ध्यान रखना कि अगर द्विबंध आ जाए, त्रिबंध आ जाए, ऐसे बंधों का कोई महत्व नहीं है जब यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। अब जैसे कि हम बात करें कि SO3H यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन हमेशा पहली वरीयता प्राप्त करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये दूसरी वरीयता, ये तीसरी वरीयता, ये चौथी वरीयता। अगर मान लो स्थिति ये है CH3 CH2 CH, अब मैंने देखो क्रियात्मक समूह को ये इस कार्बन पर जोड़ दिया। तो इसको ध्यान से देखें कि अब भी क्रियात्मक समूह के पास कार्बन नहीं है, क्रियात्मक समूह के पास कार्बन नहीं है, तो श्रृंखला में हमारे पास वही 4 कार्बन उपस्थित हैं। लेकिन क्रियात्मक समूह देखो इधर से श्रृंखला का नामांकन करने पर दूसरे कार्बन पर आ रहा है और इधर से श्रृंखला का नामांकन करने पर क्रियात्मक समूह को तीसरी वरीयता प्राप्त होती है। तो बात ये आती है कि क्रियात्मक समूह किस ओर से निकट है, इस सिरे से, और जब ये इस सिरे से निकट है तो नामांकन हम इस सिरे से करेंगे। तो ये 1 2 3 और ये 4। तो इस तरीके से आप नियमों को ध्यान से सुने कि क्या है नियम। पहला नियम क्या है कि सबसे पहले श्रृंखला का नामांकन किया जाता है, श्रृंखला का चयन किया जाता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। अब एक बात का ध्यान रखना कि जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन है
तो उसके कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। और अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो उसको क्रियात्मक समूह के बिना कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो नामांकन करते समय क्रियात्मक समूह के कार्बन को पहली वरीयता दी जाती है। और अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो नामांकन करते समय यह देखा जाता है कि क्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किस सिरे से जुड़ा हुआ है। तो जिस सिरे से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है उस सिरे से जो है नामांकन कर दिया जाता है। अब ध्यान रखना कि अगर ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन नहीं है और वो सिरे पर जुड़ा हो या तो इधर या फिर इधर, तो नामांकन आप उससे जुड़ने वाले कार्बन को पहली वरीयता देकर नामांकन कर सकते हो। तो इस तरीके से इसके बाद हम देखें कि कुछ और एग्जाम्पल है जिनको भी शामिल करते हुए हम श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम कुछ और एग्जाम्पल देखें। ये हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये CH3 CH CH3 CH3 CH2 ये CO NH2, कौन सा समूह आया यहाँ पर? एमाइड समूह। अब एमाइड समूह में देखो कार्बन है तो कॉमन सी बात है कि कार्बन को शामिल करते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है। तो इस कार्बन को शामिल करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारे पास लंबी कार्बन श्रृंखला आएगी। तो हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर देते हैं। ये हमारे पास ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब बात आती है श्रृंखला के नामांकन की। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को हमेशा पहला नंबर देके, पहली वरीयता देके श्रृंखला का नामांकन करना है। ये 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम ये इसमें शामिल कर सकते हैं और नामांकन कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में, लंबी कार्बन श्रृंखला में 2 बार आ जाए जिसमें कार्बन भी हो, देखो ध्यान से, ये CH2, ये HOOC, CH2 COOH, देखो ये वाला क्रियात्मक समूह देखो कि इधर से हम देखते हैं तो इधर भी क्रियात्मक समूह है और इधर भी क्रियात्मक समूह है। अगर कार्बनिक यौगिक में ऐसी कोई संभावना बने जिसमें क्रियात्मक समूह पहले और अंतिम कार्बन की ओर हो, तो ऐसी स्थिति में याद है कि आपको इन दोनों कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि इसमें ये कार्बन और ये कार्बन काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं। तो हम यहाँ पर ये 5 कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। अब इसमें देखो कि इधर भी पहले कार्बन पर क्रियात्मक समूह है और इधर भी पहले कार्बन पर क्रियात्मक समूह है। तो आप यहाँ पर नामांकन किसी भी सिरे से कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना कि जब श्रृंखला का नामांकन हो जाता है तो नामांकन के पश्चात हम उस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं। और IUPAC नाम लिखने का हमारा क्रम वही है कि पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। फिर उसके बाद जो है मुख्य श्रृंखला का जो वर्ड रूट है जिसे हम एल्क कहते हैं उसको लिखा जाता है। फिर देखते हैं कि श्रृंखला में कार्बन के मध्य अगर सभी स्थानों पर एकल बंध है तो हम प्रथम अनुलग्न एन का उपयोग करेंगे। अगर किसी भी स्थान पर एक द्विबंध आता है तो हम अनुलग्न ईन का उपयोग करेंगे। और त्रिबंध आता है तो हम अनुलग्न आइन का उपयोग करेंगे। और आइन जो प्रथम अनुलग्न है एन इन आइन, इसके जस्ट बाद हम
क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जो है, जिसे हम द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, उसको जोड़ देंगे। अब एक बात और ध्यान रखना है कि हमें इनको समझने से पहले, तो इनको लिखने से पहले, इनको क्या कहते हैं, इनके नामकरण करने से पहले मैं आपको एक तो सभी क्रियात्मक समूह जो है इनके नाम क्या है, इनके अनुलग्न क्या है, इनके पूर्वलग्न क्या है, मैं इन सबको आपको लिखा देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको ये जानने में आसानी होगी कि हम किस यौगिक के लिए कौन सा पूर्वलग्न काम में लेंगे और कौन सा अनुलग्न काम में लेंगे, क्योंकि इसमें ना नियम जो है हमारे वो बाद के बाद कंटिन्यू चलते जाएंगे। क्योंकि अभी तक है ना, जैसे यहाँ पर जो नियम हमने बताए हैं वो इनसफिशिएंट है, कुछ नियम और है। जैसे कि हम बात करें कि जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो IUPAC नाम के लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब वो सूत्र क्या है, ध्यान से देखना। सूत्र क्या है इसका, IUPAC नाम का, IUPAC नेम, और इसका सूत्र जो है हमारे पास सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर वर्ड रूट, जिसे हम कहते हैं एल्क, जो कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं प्रथम अनुलग्न, जो हमारा फर्स्ट सफिक्स है वो क्या होगा, कार्बन श्रृंखला में बंधों की संख्या पर एन, इन और ये आइन। फिर इसके बाद हम लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। इसके बाद हम लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। और एक बात ध्यान रखना कि जब हम इस द्वितीयक अनुलग्न को लगाते हैं तो आपको देखना है कि जो आपका प्रथम जो अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न है, अगर द्वितीयक अनुलग्न AEIOU स्वर AEIOU से चालू होता है तो द्वितीयक अनुलग्न जोड़ने पर प्रथम अनुलग्न के अंत में लिखे ई को हटा दिया जाता है। जैसे कि मैं इससे रिलेटेड आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, पहले इसको हम देख लें। द्वितीयक अनुलग्न जो कि कहाँ से आता है, ये क्रियात्मक समूह से, क्रियात्मक समूह से आता है ये। तो यहाँ पर ये हमारा एक सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर कुछ यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे। ध्यान से देखना कि ये CH3 CH CH3 CH2 COOH। ध्यान से देखो कि इसमें क्या है कि एक क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है, इसका अनुलग्न जो है वो होता है ओइक एसिड, जिसे हम ओइक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर देखना कि जब मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूँ तो जैसा कि अपने बताया कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, तो इस कार्बन को शामिल करना है। अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को शामिल करते हुए हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो 1 2 3 और 4, इधर भी 4 ही कार्बन है, और 1 2 3 4 इधर भी 4 ही कार्बन है। तो हमने ये लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन यहाँ पर कर लिया है। फिर इसके बाद हम श्रृंखला का नामांकन करते हैं। श्रृंखला का नामांकन, अगर क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम पहला,
नामांकन अर्थात पहली वरीयता देंगे और ये 1 2 3 4 इस तरीके से नामांकन हो गया। अब बात आती है आईयूपीएसी नाम कैसे लिखें। जैसा कि हमारे पास आईयूपीएसी नेम के लिए हमने सूत्र लिखा है कि पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो यहाँ पर केवल एक ही प्रतिस्थापी है और वो भी कौन से कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल मेथिल, है ना। फिर यहाँ पर देखो एक ही प्रतिस्थापी था, वो हो गया। इसके बाद हम वर्ड रूट एल्क जो कार्बन की संख्या को बताएगा। तो श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। ठीक है। संपूर्ण कार्बन श्रृंखला में एकल बंध है, तो एकल बंध है तो ब्यूट। तो अनुलग्न एकल बंध के आधार पर क्या लगाते हैं हम, अनुलग्न ANE एन। अब ये तो हो गया हमारा प्रथम अनुलग्न एन, इन या आइन। सभी में एकल बंध था इसलिए मैंने एन लगा दिया। अगर कहीं पर भी एक द्विबंध होता तो फिर मैं अनुलग्न इन लगाता, कहीं पर ट्रिपल बंध होता तो आइन लगाता, अगर दोनों होते तो इन भी लगाते और आइन भी लगाते। अब द्वितीय क्रियात्मक समूह है कि हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओइक अम्ल। और जैसा कि अभी अपन ने बताया कि अगर किसी क्रियात्मक समूह के अनुलग्न में AEIOU से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर देखो O स्वर है तो O से चालू है। तो जब हम ओइक एसिड इसमें जोड़ेंगे तो हम क्या दें, इस लास्ट वाले एन, इन, आइन के अंत में लिखे ई को हटा देते हैं और फिर उसके बाद जोड़ा जाता है। तो ये ओइक, ये ब्यूटेन और ये पहले कार्बन पर है तो चाहो तो आप इसे 1 भी लिख सकते हो, ये 1 भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। और ये 1 पहले कार्बन पर है तो आप इसे शो करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ब्यूटेनोइक एसिड, नोट कीजिए इसे। देखो इसके बाद हमारे पास अगला एग्जांपल ये है। इस एग्जांपल में हम ध्यान से देखें कि इसमें SO3H समूह है लेकिन इसमें कार्बन नहीं है। और जब कार्बन नहीं है तो हम इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो हम 1 2 3 4 5 कार्बन इस श्रृंखला में। तो इस वीडियो को देखें, ये इसको देखें ध्यान से, इस एग्जांपल को हमारे पास। तो इस एग्जांपल में देखना कि 5 कार्बन की श्रृंखला हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि इसमें देखो जो क्रियात्मक समूह है उसमें कार्बन नहीं है। तो कॉमन सी बात है कि कार्बन नहीं है तो हम श्रृंखला में इस कार्बन को भी शामिल करेंगे। तो हम इस कार्बन का चयन करते हुए हमारे पास यहाँ पर कितने 5 कार्बन हैं। तो ये हमने लंबी कार्बन की एक मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब श्रृंखला में क्रियात्मक समूह है तो द्विबंध और त्रिबंध से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नामांकन कैसे करेंगे। जैसे अभी हम इसके पहले देखा हमने कि द्विबंध होने पर हम द्विबंध की ओर से नामांकन करते हैं, त्रिबंध होने पर त्रिबंध की ओर से नामांकन करते हैं। अब द्विबंध और त्रिबंध से बड़ा समूह जो है वो क्रियात्मक समूह है और नामांकन हम किस सिरे से करेंगे, जिस सिरे से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। तो यहाँ पर देखो इधर से क्रियात्मक समूह दूसरे कार्बन पर है तो नामांकन हम इस सिरे से करेंगे, ये 1 2 3 4 5, है ना। अब नामांकन करेंगे तो नामांकन के जस्ट बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो इसका आईयूपीएसी। तो देखना कि हमने यहाँ पे श्रृंखला का नामांकन कर दिया है। नामांकन किस सिरे से किया, जिस सिरे से क्रियात्मक समूह न्यूनतम वरीयता प्राप्त करे या नजदीक हो। तो हमने ये इसका नामांकन कर दिया। अब इसका हम इस सूत्र के आधार पर नाम लिखते हैं। ध्यान से देखना कि सबसे पहले इसमें प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं। अब ध्यान रखना क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी नहीं मानेंगे। क्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापी होता है लेकिन उसके लिए कुछ अलग परिस्थितियां हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी हम थोड़ी देर बाद जो है एक टेबल बनाएंगे जिसमें सभी क्रियात्मक समूह एक नियमित वरीयता में होंगे।
तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि क्रियात्मक समूह को कब हम प्रतिस्थापी माने। फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। तो फिलहाल मुख्य क्रियात्मक समूह ओनली एक ही क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये क्रियात्मक समूह है और इसको हम अनुलग्न के रूप में काम में लेंगे। तो प्रतिस्थापी क्या है, इसमें तीसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह है, तो ये हो जाएगा 3 मैथिल, ये 3 मैथिल। इसके बाद देखो वर्ड रूट, जिसे हम कहते हैं एल्क, जो नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या लेंगे हम, पेंट। फिर देखो संपूर्ण श्रृंखला में देखो इधर से काउंट करने पर चौथे कार्बन पर द्विबंध है, तो चौथे कार्बन पर द्विबंध है, तो अब हम यहाँ पर जो प्रथम अनुलग्न लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ईन। तो यहाँ पर पेंट, और कौन से कार्बन पर है ये, चौथे पर, तो पेंट फॉर इन। अब इसमें देखो ध्यान से कि ये दूसरे कार्बन पर एक फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है और इसका अनुलग्न क्या लिखा हमने, सल्फोनिक अम्ल। अब एक बात का ध्यान रखना कि इस क्रियात्मक समूह में सल्फोनिक एस से स्टार्ट होता है और एस एक स्वर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ई जो है अब हमें नहीं हटाना है। तो क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पर आया है, दूसरे कार्बन पर, तो ये इन 2 सल्फोनिक और ये अम्ल। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, 3 मैथिल पेंट फॉर इन 2 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से हम ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नाम लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखना कि आज की क्लास हम इसमें यही रखेंगे और इसके बाद में भी एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल को नोट कर लेना। इसे नोट कीजिए पहले। डियर स्टूडेंट,